हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 के कुछ और आगे के टॉपिक्स हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सभी वीडियो आपने देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से आके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो के साथ यूनिट 1 हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो पूरा पीडीएफ है यूनिट 1 का, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज आप टेलीग्राम जाकर वहां पर सर्च भी कर सकते हैं, ट्यूशन फ्रॉम होम, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टॉपिक की, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक्स की जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जाना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग। मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि अगली वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में हम जानने वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले। एडवांटेज नंबर 1 है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेशलाइजेशन है वो काफी ज्यादा हाई डिग्री में होता है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना कि जो भी मेजर फंक्शन वहां पर होता है उसके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर में कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो बहुत बारीकी से वहां पर काम होता है, इसलिए वहां पर स्पेशलाइजेशन की डिग्री भी हाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। इट प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एज ईच डिपार्टमेंट एंड ईच एम्प्लॉय परफॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द जॉब। तो एक जो मेजर फंक्शन है उसको टुकड़ों में बांट दिया, उसको कई सारे उसके पार्ट्स कर दिए, हर एक पार्ट पर उन्होंने सुपरवाइजर बैठा दिया, सुपरवाइजर के अंडर में सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो बहुत बारीकी से वो काम हो रहा है। सो द एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन अचीव टू इट्स फुल एक्सटेंट। तो जो स्पेशलाइजेशन की एडवांटेज है वो उनको फुल एक्सटेंट तक अचीव हो जाती है। एवरी फंक्शनल हेड इज एक्सपर्ट इन दिस फंक्शनल जॉब। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो फंक्शनल हेड बिठाया गया है वो एक्सपर्ट होता है। अब एक्सपर्ट अगर काम कर रहा है तो वहां पर जो काम होगा वो भी अच्छी तरीके से उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उनको स्पेशलाइजेशन मिलता है वो हाई डिग्री का मिलता है, राइट। एडवांटेज नंबर 2 है हमारा प्रोफेशनल अचीवमेंट। अब उनको एक प्रोफेशनल अचीवमेंट मिलता है। एम्प्लॉयज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद देयर प्रोफेशनल स्किल। जितने भी एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स का वहां पर यूज कर रहे हैं। सो दे यील्ड हाईएस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। तो उनको एक हाईएस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही काम दिया गया था। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। तो इससे जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोफेशनल अचीवमेंट भी उनको यहाँ पर मिल जाता है, राइट। एडवांटेज नंबर 3 की बात करें तो ऑर्डर एंड क्लैरिटी। यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जो कि डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, वो चीज आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने वो अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी मिल जाए वहां पर आप समझ जाओ कि एक मेजर फंक्शन को तोड़कर उसके पार्ट्स करके उसके डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड बैठाया गया है और उस हेड के अंडर में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसी से यहाँ पर अचीव कर पाता है ये पूरा प्रॉपर ऑर्डर और क्लैरिटी। ठीक है, जो भी उनके उसमें काम हो रहा है उसमें इट ब्रिंग्स ऑर्डर एंड क्लैरिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज है उस बिजनेस के अंदर उसमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है, उसमें क्लैरिटी देखने को मिलती है। as the activities are performed as per pre-scheduled programs, so each worker has to carry out some limited duties in the area of work। तो जो एक्टिविटीज है, जिस जिसको वो काम करना है वो सब पहले से उन्होंने शेड्यूल कर दिया, जितने प्रोग्राम से उन्होंने सब कुछ पहले से शेड्यूल कर दिया है। तो हर एक वर्कर को जो भी काम दिया गया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो जो ड्यूटीज है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में उनको काम करना है, तो एक ऑर्डर और एक क्लैरिटी वहां पर वो अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज बन जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। एडवांटेज नंबर 4 है इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मैक्सिमम इकोनॉमी इंश्योर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का डुप्लीकेशन नहीं होता वर्क का, राइट। जितने भी काम वहां पर हो रहे हैं, जितने भी काम वहां पर वर्कर्स कर रहे हैं, वो एक पहले से प्लान शेड्यूल में काम हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें पहले से प्लान थी, क्या क्या काम किस किस को करना है वो सब पहले से प्लान था। तो यहाँ पर इकोनॉमी वो मैक्सिमम अचीव कर पाते हैं। ठीक है, इट इंश्योर्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज है उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं होता वर्क का, मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज द वर्क इज डन इन अ प्लान शेड्यूल। क्योंकि जो काम वहां पर हो रहा है वो पूरी तरीके से प्लान शेड्यूल में हो रहा होता है, राइट। नंबर 5 और एक लास्ट एडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जो कि है हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल देखने को मिलता है हमें, वो काफी ज्यादा हाई डिग्री में मिलता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स हेड वहां पर है, हेड भी जो है वो एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ला पाते हैं उन सारी एक्टिविटीज में। और वही सारे पॉइंट्स हैं कि उनको अपनी स्किल्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग सारे काम दिए गए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए, एक पर्टिकुलर एरिया में उनको काम करना है, बहुत ज्यादा हेडेक उनको नहीं रहती। ठीक है, किसी भी चीज की जिस काम में वो एक्सपर्ट है वही काम उन्हें करना है। तो
इजीली वो काम हो जाता है, इजीली वो कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल सारी चीजों को करते हैं। इट इंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एज द वर्क इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अ फंक्शनल फोरमैन। तो जितना भी काम वहां पर हो, जितने भी सबऑर्डिनेट्स वो जो काम कर रहे हैं वो एक सुपरविजन में कर रहे हैं, ठीक है, एक सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहे हैं जो कि हेड है उनका, और फंक्शनल फोरमैन भी ये सब चीजें कंट्रोल करता है। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल भी वो हाई डिग्री में अचीव कर पाते हैं, यही एक इसका एडवांटेज बन जाता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस थे हमारे। अब बात करते हैं क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। अब ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, जितने भी सारे हमने यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुनी, राइट, ये एडवांटेजेस तो है। अब क्या हमेशा ऐसा होना पॉसिबल है? हो सकता है कभी कभी कोऑर्डिनेशन वो ना कर पाए, हो सकता है कभी कभी उनकी जो ऑर्डर क्लैरिटी है वो सही ना हो पाए, ठीक है, कभी कभी ऐसा सकता है स्पेशलाइजेशन उनको पूरी तरीके से ना मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सब चीजें अच्छी चलेंगी, अप्स एंड डाउन्स वो चलते रहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ वहां पर डिसएडवांटेजेस भी इसके बन जाते हैं, किसके? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, ठीक है। नंबर 1 अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है डिलेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले हो जाता है कैसे? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी डिपार्टमेंट इट रीचेस द अपर मैनेजमेंट लेवल थ्रू डिफरेंट लेवल्स और डिपार्टमेंट, सो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अननेसेसरीली डिलेड। क्या कह रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए थे एक मेजर फंक्शन को करने के लिए, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की डिले हुई, किसी भी तरह की उसमें प्रॉब्लम हुई, तो आगे जो काम पहुंचना चाहिए था वो डिले हो जाएगा, ठीक है। जो काम बहुत स्पीड से होना चाहिए था, 4-5 डिपार्टमेंट बनाए गए थे, अगर एक डिपार्टमेंट भी उसमें पीछे रह गया तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उनका डिले हो जाता है। एक इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है, राइट, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट है तो उससे गलती नहीं हो सकती, हो सकता है उससे कोई गलती हो जाए, राइट, या फिर कुछ भी वहां पर मिसहैपनिंग हो जाए, तो उस वजह से एक डिपार्टमेंट में काम रुक गया तो बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी काम कहीं ना कहीं अफेक्ट उससे करेगा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनका डिले हो जाएगा, राइट। नंबर 2 डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। तो रेस्पॉन्सिवनेस की यहाँ पर कमी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही एक चीज है कि कोई भी चीज परफेक्टली हमेशा नहीं हो सकती, वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी वर्कर्स उस फंक्शनल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो कभी कभी क्या होगा कि अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अपने आप को चेंजेस अपने आप में नहीं ला पाएंगे, ठीक है, उनके जो चेंजेस उनको अडेप्ट वो नहीं कर पाएंगे, कभी ऐसा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन उनका अफेक्ट होगा, और जब डिसिप्लिन अफेक्ट होगा तो वो सुपरवाइजरी जो स्टाफ है उसमें भी दिक्कत होगी उससे, और जो वर्कर्स है उनके बीच में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिवनेस की भी यहाँ पर थोड़ी कमी रहती है, वही सब चीजें यहाँ लिखी है। वर्कर्स इन द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कैन नॉट अडेप्ट विद द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो डिसिप्लिन इज लैकिंग अमंग द वर्कर्स एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी वहां पर इजीली आ सकती है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई चीज अगर हमने बनाई है तो वो परफेक्टली चलती ही रहेगी, उसमें किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। अगर वहां पर अच्छा हो रहा है उस वजह से, तो उसी वजह से कभी वहां पर बुरा भी हो सकता है। नंबर 3 डिसएडवांटेज हमारी लाइन एंड स्टाफ कन्फ्लिक्ट। अब जितने भी हेड हैं वहां पर, जितने भी स्टाफ वहां पर काम कर रहे हैं, उनके बीच में किसी तरह की कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी तरह की लड़ाई या बहस हो सकती है, ठीक है। conflict and confusion arise in between the line organization and staff organization, तो इनके बीच में किसी तरह की conflict या फिर confusion हो सकती है। समटाइम्स इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स अराइजेस, ठीक है, अंदर ही अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं में कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है, कुछ किसी से प्रॉब्लम हो गई हो, किसी से कुछ बहस हो गई, कुछ किसी से गलती हो गई, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाता है। और जब ये कोऑर्डिनेशन अफेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली ये एक डिसएडवांटेज बन जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके काम भी उसी तरीके से रुक जाएंगे, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट्स वहां पर इजीली हो सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट्स में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम वो अपने कर रहे हैं, ठीक है। एक मेजर फंक्शन को करने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट जब बनाए गए हैं, हर एक डिपार्टमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए, राइट। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पर हमेशा रहेगी रहेगी, ठीक है। नंबर 4 डिसएडवांटेज इसका एक्सपेंसिवनेस। अब एक्सपेंसिव ये क्यों है? क्योंकि हम देखें हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड बैठाया गया जो कि एक्सपर्ट है, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। उस हेड के अंदर कई सारे सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, उनको जो भी काम करना है उसके भी उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स इंक्रीज द ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्योंकि उनको अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनको एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही सब चीजें कि उनको थोड़ा ओवरहेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर 5 एक लास्ट डिसएडवांटेज है इसकी नॉट एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पर काम ही बहुत लिमिटेड होते हैं, जो भी वहां पर फंक्शन है बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसको हम और कितना ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो काम ही छोटे हैं तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अलग डिपार्टमेंट्स को नहीं बना सकते, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस और हमने यहाँ पर जान लिए इसके कुछ एडवांटेजेस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जाना इसका मीनिंग और साथ में इसके
फीचर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 to 12 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है, जिसमें आपको मीनिंग भी पूछ सकते हैं, आपसे फीचर्स भी पूछ सकते हैं और 2-3 उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने मार्क्स आपको बता दिए। 2, 5, 7, 10, 12 मार्क्स में इजीली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूरी तरीके से सारी डिटेल ही आपसे मांग लेंगे कि क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है, क्या फायदे, क्या नुकसान, सब चीजें। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ मीनिंग पूछेंगे तो 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में आपसे मीनिंग और एडवांटेजेस पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप मान के चलो, लेकिन टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। अब जाके आप चेक कर लो टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इस पूरी यूनिट का, क्योंकि यूनिट 1 हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और यूनिट 2 हम शुरू करेंगे अगली वीडियोस में अपनी, राइट। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।